वेलकम टू मैथ्सरा 2.0 सीटेट का प्रैक्टिस सेट जूनियर लेवल साइंस। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में द्रव का गुण है। ए, केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है। बी, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। सी, केवल नीचे की दिशाओं में दबाव डालता है। और डी, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। तो देखिए, द्रव में दाब संबंधी नियम बताए गए हैं। तो पहला नियम ये हो सकता है कि जो दाब होता है वो स्वतंत्र तल की बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम है कि ये जो दाब होता है ये प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। और जो तीसरा नियम है वो ये है कि क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कथन दिए गए हैं आपको। ए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। बी, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। सी, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है। डी, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ए ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी तीनों सही होगा। बी, ए बी सी डी चारों सही होगा। और सी, बी सी डी, ठीक है, लास्ट के 3 सही होंगे। और डी, ए सी डी, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा? तो आप बताइए इसको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी डी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसके? तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन दिया गया है युग्मनज, बी मुर्गी का अंडा, सी भ्रूण, डी पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो युग्मनज एक कोशिकीय है, भ्रूण एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है। और क्या नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पे है मुर्गी का अंडा, क्योंकि मुर्गी का अंडा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और अंतिम स्टेट पर होता है, ठीक है। और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय संरचना वाला होता है। और यह इसमें एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन शेष भ्रूणीय संरचना होती है, ये विकास कर लेती है। तो इस तरीके से एक कोशिकीय जीव अमीबा, जीवाणु, युग्मनज, भ्रूण, पैरामीशियम ये सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्गी का जो अंडा होगा ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए, चयन कीजिए। तो कथन दिया गया है आपको। ए है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध देता है। बी, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रख देते हैं तो वह भूरा हो जाता है। सी, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। बी, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। सी, बी कथन एक भौतिक परिवर्तन है। और डी, ए तथा बी कथन भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा। तो पहला, अगर जो पहले कथन की अगर हम बात करते हैं तो भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध देता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन जैसे लग रहे हैं वो तीनों के तीनों सही हैं। तो और तीनों में कैसा परिवर्तन हो रहा है? तो तीनों में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो अगर हम जैसे मान लेते हैं इस ऑप्शन की अगर हम संतुष्टि करें इस कथन की, तो सेब को काटने के कुछ देर बाद ही भूरा होना एक एंजाइमेटिक क्रिया होती है। ओके, और फिनोस का क्यूनोन में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से हम रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे तीनों में ऐसा होता है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो नेक्स्ट है हमारा, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह परीक्षण करेगा कि, तो ए ऑप्शन दिया गया है नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। बी, नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। सी, नीला लिटमस लाल हो जाता है, लाल लिटमस लाल ही रहता है। ओके, एंड डी है नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए, जो चूने का पानी होता है, यानी अगर हम चूने का पानी का ना बात करके यहाँ पे क्या कहेंगे, किस चीज़ को घोला जा रहा है? आसुत जल में हम जब मैग्नीशियम रिबन को घोलते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम घोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस ये बन जाता है और यह एक क्षार होता है क्योंकि OH माइनस आया है यहाँ पर। तो जो लाल रंग के लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो इस तरीके से, और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीला लिटमस नीला ही रहता है, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जबकि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस जगह जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता है। कक्षा 7 के विद्यार्थी द्वारा कारण क्या होगा? तो ए कथन दिया गया है तांबा जस्ते से अधिक अपक्रियाशील है। बी कथन है तांबा जस्ते से कम अपक्रियाशील है। सी कथन है जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। और डी कथन है अपक्रिया क्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबा के नीचे होता है। तो ए ऑप्शन दिए गए हैं, ए और डी दोनों कथन हो सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया केवल ए होगा, और सी ऑप्शन दिया गया है केवल बी कथन होगा, और डी ऑप्शन दिया गया है सी और डी दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अगर हम कक्षा 7 के विद्यार्थी द्वारा कारण बताने की बात कर रहे हैं तो उसको रिएक्शन करना आता है। तो यहाँ पर कक्षा में अगर वो बैठा है तो ये ज़रूर देखेगा कि अपक्रिया श्रृंखला में जस्ते का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर जो है जिंक को जलीय विलयन से अलग नहीं कर सकता, लेकिन जो जस्ता होता है वो कॉपर को उसके जलीय विलयन से अलग कर देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल बी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग के समूह हैं। ए छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। बी तपेदिक, न्यूमोनिया, मियादी बुखार। और सी है मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार। और डी है छोटी माता, तानिका, शोध और तपेदिक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर हम बात करें जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग की, तो तपेदिक, न्यूमोनिया, टाइफाइड ये सब जीवाणु जनित रोग हैं, और मलेरिया प्लाज्मोडियम के संक्रमण से ये फैलता है। और प्रोटोजोआ जनित रोग हैं जो अन्य दिए गए हैं इसके अलावा, यानी यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। ए ऑप्शन हिंज जॉइंट, यानी हिंज संधि दिखा हुआ है।
और बी कंदुक खल्लिका संधि, और सी श्रोणि संधि, और डी बद्ध संधि। तो इंग्लिश में नाम देख लेते हैं। हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पेल्विक जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो बद्ध जॉइंट, यानी अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फिक्स जॉइंट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर, बी अवधारणाओं और प्रतिक्रियाओं की समझ पर, सी प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति, और डी साफ और स्पष्ट आलेख बनाने की योग्यता पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो अवधारणाओं और प्रतिक्रियाओं की समझ पर, ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रयोग अभिलेख, बी कागज पेंसिल परीक्षा, सी जांच सूची। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवधारणा प्रतिचित्रण। हम अवधारणा प्रतिचित्रण पर जब हम प्रायोगिक कौशल कराएंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। नेक्स्ट, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणा से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन शिक्षार्थियों को बताएं कि उनका विचार गलत है और उन्हें सही विचार पढ़ाएं, बी अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें, सी उनके विचारों की उपेक्षा करें, डी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों को पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि विभिन्न गतिविधियां के माध्यम से उनके विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों को मदद करें। ये सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? ए अमृतसर, बी पुरी, सी उदयपुर, और डी बद्रीनाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सही आंसर आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सबसे अधिक चक्रवात की बात हो रही है, प्रभावित होने वाले क्षेत्र है वो है पुरी। ठीक है, पुरी कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और यहाँ पे सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। अमृतसर, उदयपुर और बद्रीनाथ भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो यहाँ पे चक्रवात का प्रभाव बहुत कम होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है, हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल तथा हीटर से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? ए संचालन, बी विसरण, सी संवहन और डी विकिरण। एक है विसरण और एक है विकिरण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पे जो संवहन है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि संवहन में क्या होता है, वायु अपना स्थान बदल देते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल के बारे में निम्न में से कौन सा
कथन सही है। तो ए, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। बी, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। सी, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। और डी, केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो देखिए, अगर हम एक पुस्तक को मेज पर रख देते हैं तो वह विश्राम की स्थिति में ही पड़ा रहेगा, तो इस वजह से वहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स संतुलित बल का जोड़ा काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक में 113, 666 और 1535 है। तो यहाँ पे गलनांक दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन एक सही है इसमें सही बोल रहा है। तो ए ऑप्शन है, केवल यस 200 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान पर ठोस है। बी, Fe, एस मीन्स यहाँ पे सल्फ़र की बात हो रही थी, तो Fe यानी आयरन की बात हो रही है, और आयरन है, सल्फ़र है, एल्युमिनियम है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर ठोस है। सी ऑप्शन है, केवल आयरन 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पर ठोस है। और डी ऑप्शन है, एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पर ठोस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एल्युमिनियम और आयरन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। ये गलनांक की बात हो रही है क्योंकि इनका गलनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेट पूरा होता है, और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।